झारखंड अवनिंद्र सिंह झारखंड सरकार के विभिन्न +2 विद्यालयों में प्राचार्य के रूप में काम करते हुए 13 साल 4 महीने की सेवा के उपरांत 31 अक्टूबर 2022 को SS+2 उच्च विद्यालय चिल्दाग रांची में सेवानिवृत्त हुए। इसके पूर्व उन्होंने विभिन्न जवाहर नवोदय विद्यालयों, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय हैं, में लगभग 21 वर्षों तक शिक्षक के रूप में सेवा की। झारखंड में माध्यमिक शिक्षा में विशेष योगदान के लिए सरकार द्वारा इन्हें 2017 में झारखंड सम्मान एवं 2022 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान में सम्मानित किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्य करते हुए विशिष्ट शिक्षक सम्मान और गुरु श्रेष्ठ सम्मान भी मिला। NIPA के द्वारा विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन विषय में प्रशिक्षण के लिए इन्हें राज्य स्तरीय प्रशिक्षक मनोनीत किया गया। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर श्री अवनिंद्र सिंह टू प्लीज एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। कहाँ से किए थे आप लोग जब पहली बार किए थे आप लोग? तो आप पासवर्ड चेंज नहीं किए हैं? पासवर्ड चेंज ये तो इधर से जो दिया गया था वन टाइम पासवर्ड था ना, चेंज करना था। Avnindra sir, please switch off your camera. I request Avnindra sir to please. For camera. So, नमस्कार, मैं अवनिंद्र सिंह आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे दिया। आप से सुन पा रही हैं? Yes sir. Hello. हाँ, ओके। Yes sir, you are audible. आज हम लोग यहाँ एकत्र हैं नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के केंद्र में बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता एवं उसे संरक्षित करने हेतु विमर्श करने के लिए और योजना बनाने के लिए। जैसा कि मैं समझ पाया, अभी प्रीति जी ने बहुत अच्छी तरह से पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति और बाल अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में जितने भी काम किए गए हैं या जो कुछ किए जा रहे हैं और उनके भविष्य में क्या योजना है, तो मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा गहराई से जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज है कि नई शिक्षा नीति जो है 2022 का उसे लागू किया गया, 2020 जो है उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम वैश्विक स्तर पर भारत को एक शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाएं और नई शैक्षिक नीतियों के माध्यम से भारत में शिक्षा का उचित स्तर प्रदान करें, जिससे शैक्षिक क्षेत्र में गुणवत्ता उच्च हो सके और बच्चों को तकनीकी और रचनात्मक ज्ञान के साथ साथ उनके रचनात्मक जो क्षमता है उसके साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और जिससे समग्र भारत की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हो। और इस तरह से हम अपने पूर्व के जो हमारा इतिहास है उसमें उसी के अनुरूप हम अपने आप को
स्थापित कर सके पुनः। और इस दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है। तो उसमें जो इसका मेन जो पिलर है नई शिक्षा नीति का, वो है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और इन 4 बिंदुओं में ही, 4 पिलर में ही सारे प्रयास और सारी क्रियाएं सब समाहित हो गई हैं। एक्सेसिबल सबके लिए होना चाहिए, इक्विटी सबके लिए बराबर की है बात कि सबके लिए बराबर ही शिक्षा की उपलब्धता हो। इसी के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों को एक ही मंच पर खड़ा किया गया है। उनकी जो एजुकेशन के लिए जो बनाया गया है सिस्टम, वो सब को बराबर करने की कोशिश की गई है। तो नई शिक्षा नीति में अभी नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीजें ऐसी शामिल की गई है जो कि पहले की तुलना में कुछ सुधार है, नए विचारों के साथ आया है। तो अभी जो है इसमें हम हाई स्कूल के संदर्भ में ही, प्लस स्कूलों के संदर्भ में ही पहले बात करते हैं। स्कूल के संदर्भ में प्री स्कूलिंग को भी ऐड किया गया। 3 पहले था 10+2 का सब्जेक्ट, तो और फिर 3 साल का जो है वो आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग को उसमें इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से 5-3-3-4 का सिस्टम आया है और ये स्कूलिंग का सिस्टम है। और इसमें से आंगनबाड़ी को पहले प्री स्कूलिंग को अलग रखा गया था, अभी उसे भी इसी के साथ समाहित किया गया है। एक बड़ा उद्देश्य इसके पीछे है कि बच्चों के जो व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वह इनके 3 से 5 साल तक की अवस्था तक में हो जाता है और उसका 90% जो है वह उसकी मस्तिष्क में आ जाती चीजें, 90% की तक जो है कि वह किस प्रकार आगे क्या करेंगे, उनका यह सारी चीजें केवल पढ़ाई पर ही निर्भर नहीं करती, उनके वातावरण पर भी निर्भर करती है, उनके पोषण पर भी निर्भर करती है। तो इस तरह इस शिक्षा नीति में उनके वातावरण और पोषण को भी महत्व देते हुए प्राइमरी एजुकेशन को शामिल किया गया है। और साथ ही साथ जो एक नया ट्रेंड आ गया था कि हम बेसिक जो हमारा जिस भाषा में हम जब रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसको छोड़ करके और नई भाषा जो है अंग्रेजी में झुकाव होने लगा है। तो उसको यहाँ पर जो स्वतंत्रता दी गई है सीखने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, वह अपनी जो भाषा है, मातृभाषा, वो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है। और इसको ध्यान में रखते हुए मातृभाषा में अध्ययन तक को जो किया गया है और प्रारंभिक स्तर पर भाषा को महत्व दिया गया, भाषा शिक्षण का। और ये जो है उसका फल क्या है कि कुछ भी हम सीखें और उसको कम्युनिकेट, कुछ भी हम जानते हो या सीखे हो तो उसको कम्युनिकेट करने में तब हमारे पास भाषा की योग्यता होगी। अभी मैं व्यवहारिक स्तर पर मैं देखता हूँ कि मैं प्राचार्य के रूप में लंबे समय से काम कर रहा था और उसके पहले भी नवोदय विद्यालय में था। इस पर में मैंने देखा था कि नवोदय में बच्चे तो कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन अपने जो झारखंड स्टेट के में जो बच्चे हैं वो लिख तो लेते हैं, लेकिन भाषा में बोलने की जहाँ बात आती है वहाँ दिक्कत उनको होती है और प्रॉपर तरीके से शब्दों का भंडार नहीं होने के चलते वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जो नई शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है वो प्रशंसनीय है और उसको हमको लगता है कि ये निश्चित रूप से बदलाव लाएगा। और निरंतर जो है कक्षाओं का बोझ, कक्षाओं में पढ़ाई का जो है इतना ज्यादा दबाव रहने लगा है, खास करके प्राइवेट स्कूलों में, कि बच्चे का व्यक्तित्व अपना जो है वह कुंठित होता चला जाता है। पढ़ाई और अभिभावकों को भी ये बातें बहुत ज्यादा है कि उनको पढ़ना ही पढ़ना है, उनका बचपन खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सुधार किए गए हैं, जो उसमें जो दिया गया है कि कक्षाओं में बच्चों का बैग का बोझ उनके वजन के 10% से ज्यादा नहीं होगा और उनका जो होमवर्क होगा वह भी बहुत कम होगा। दूसरी कक्षा तक कोई होमवर्क नहीं है, उसके बाद तीसरी, चौथी से 5वीं तक 1 घंटे का, फिर आगे 1 घंटे का, फिर 2 घंटे का ऐसा होमवर्क दिया जाएगा। तो इस तरह
से बच्चों का जो अपना जो एक उनकी जो अपनी इंटरेस्ट के अनुसार वो आगे कुछ कर पाएंगे, इसका उसके लिए उनको मौका मिलेगा, अन्यथा वो केवल पढ़ाई और पढ़ाई में ही व्यस्त रह जाते थे। इन चीजों को संदर्भ में को देखते हुए अभी नई शिक्षा नीति को तो लागू करने के संदर्भ में हम अधिकारों पर आते हैं। बाल अधिकार को बहुत अच्छे तरह से प्रीति मैडम ने रिलेट किया था अभी बाल अधिकारों को नई शिक्षा नीति के साथ। मैं थोड़ा सा उनका पॉइंट टू पॉइंट नहीं, मैं थोड़ा अलग तरीके से सिंपल में देता हूँ कि उन बाल अधिकारों में बच्चों के जो अधिकार हैं और जितनी चीजें उन्होंने कहा वो सारी के सारी चीजें को व्यवहारिक रूप से मैंने महसूस किया है और मैंने उनको देखा और उनके समाधान का प्रयास किया अपने विद्यालयों में बच्चों के बीच में। तो बच्चों के जो अधिकार हैं उनमें से जीवन का अधिकार, भोजन पोषण का अधिकार, स्वास्थ्य विकास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पहचान, नाम, राष्ट्रीयता, परिवार का अधिकार, मनोरंजन और सुरक्षा और बच्चों का गैर कानूनी व्यापार वगैरह जो होता है जिससे कि झारखंड भी बहुत प्रभावित है, इन सब चीजों का बहुत महत्व है। भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं जिसमें कि इन बच्चों में से इनकी बच्चे के तहत हैं तो इसके लिए एक परिभाषा भी दी गई है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे कम उम्र के जो भी हैं उनको बच्चे कहते हैं। 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा देने का है अनुच्छेद 21 क में। इसी तरह से और भी 14 से कम उम्र वाले बच्चों का को जोखिम में डालने का नहीं कोई कार्य कराना है। बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना है, सुविधाएं मुहैया करना और शोषण से बचाना है। यहाँ हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम ये बच्चे जो है स्कूल में आते हैं और स्कूल में यद्यपि वो स्कूलों में 6 घंटे का ही समय बिताते हैं लेकिन अगर हम उनको और स्कूल के माध्यम से बच्चों को और बच्चों के परिवार को और समाज को अगर हम प्रशिक्षित कर पाते हैं तो इनका जो ये जो उद्देश्य है इस उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे। मैडम बच्चों के लिए जो अभी 54 अनुच्छेद बनाए गए हैं उसमें से 41 विशिष्ट अधिकार बच्चों को दिए गए हैं जिसमें बच्चों की परिभाषा आदि की दी गई है जानकारी। उसके बाद बाल श्रमिक सुरक्षा, नशीले पदार्थों से बचाव, यौन शोषण से बचाव, मिला कहाँ रखे थे भगाए जाने पर रोक, ये सारी चीजें बहुत यहाँ पर। नशे का भी जो है वह काफी चलन है खासकर झारखंड में और ये चलन यहाँ के परंपरा से ही है लेकिन उसको व्यापारिक रूप देकर के कुछ और नशीले पदार्थों का व्यापार भी बच्चों के लिए किया जा रहा है। इसमें से जो करीब 16 अधिकार जो है वो महत्वपूर्ण है, जैसे कोई भेदभाव नहीं, बिना भेदभाव के हर अधिकार बच्चों को मिले। यहाँ पर मैंने देखा है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में तो थोड़ा कम हुआ शिक्षित जैसे जैसे लोग हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ही भी अभी लड़के लड़कियों की जो है वो बहुत भेदभाव है। एक ही परिवार में एक बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में बेटी को पढ़ाते हैं और बेटा को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, उनके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको बाहर जाने के लिए का मौका देते हैं। और मेरे विद्यालय की भी एक बच्ची जो है मोनिका करके नाम थी उसका वो बहुत अच्छा टॉप की थी अपने बैच में, लेकिन उसको आगे पढ़ने का मौका नहीं देते हुए उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी इंटर जस्ट करने के बाद ही। मैंने बहुत उनसे अनुरोध किया तो बहुत सारे तर्कों के बाद ऐसा कोई एक नहीं है घटना, ऐसी घटनाएं बराबर होती रहती है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी है। तो भेदभाव है, माता पिता की जिम्मेदारी क्या है या भी बच्चों को बच्चे के पेरेंट्स को नहीं उतनी जानकारी रहती है। सामान्य तौर से जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो ये है पेरेंट्स हैं, हम लोग के बच्चों गांव के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं सर तो हम तो बच्चा को आपके यहाँ दे ही दिए, अब इसके आगे आप देखिए, और सभी काम करने चले जाते हैं।
तो बच्चों के वहाँ जो जिम्मेदारी वहाँ जो होती है वह उनसे माँ बाप से उतनी अपेक्षाएं हम नहीं कर पाते हैं, उतना वो नहीं कर पाते हैं जितना बच्चों के लिए किया जाना चाहिए। और लाचारी क्या होती है कि बच्चे भी अपने माता पिता के काम में सहयोग देने के लिए उनके पास भी लाचारी होती है, जीवन यापन की समस्या है। तो ये भी माता पिता की भी जिम्मेदारी जो होती है उसके प्रति हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है। अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मैंने देखा हमारे विद्यालय में लगातार स्वास्थ्य जांच के लिए आ रहे हैं, जो संबंधित टीम है आ रही है और अच्छा उनके लिए जो फीडबैक है वो दे रहे हैं आंखों के जांच के संदर्भ में, एनीमिया के संदर्भ में और और भी सारी चीजों के संदर्भ में। जीवन स्तर जो है वह भी बच्चों का अधिकार है और इसके लिए जरूरी है कि उसका पर्याप्त मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास हो। जब अच्छा जीवन स्तर रहेगा तभी ये हो पाएंगे और इसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की अच्छी व्यवस्था संभव हो सके। ये कुछ जिम्मेदारियां सरकार की है, कुछ जिम्मेदारियां शिक्षकों की है, कुछ जिम्मेदारियां समाज की भी है और हम सब लोग मिल करके अगर प्रयास करेंगे तभी ये अभियान और ये जो अधिकार के संबंध में जो बाल अधिकार को नई शिक्षा नीति के संदर्भ में जो हम देख रहे हैं लागू करने का, वो तभी हो पाएगा। विकलांग बच्चों के लिए उचित व्यवस्था सभी विद्यालयों में संभव नहीं हो पाती है। इसके लिए कोशिश तो हो रही है और इनकी विकलांगता के कारण जो मैं देखता हूँ कि बच्चे के अभिभावक बहुत संवेदनशील नहीं रहते हैं और संवेदनशील नहीं रहने के चलते उनका विकास और नहीं हो पाता। एक तो पहले से ही है और फिर दूसरा और सपोर्ट नहीं मिलने के चलते उनका विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों की जिम्मेदारी और अधिक होती है कि उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर कि उन्हें सही जगहों पर भेजने का प्रयास किया जाए और उसके लिए तो विशेषज्ञों की टीम और संसाधन जो विशेषज्ञों की टीम और उनको प्रशिक्षित बच्चों के साथ काम करने के लिए, उस तरह के बच्चों के साथ काम करने के लिए, दिव्यांग जो बच्चे उनके साथ काम करने के लिए हमें प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए हर विद्यालय में कोई न कोई एक शिक्षक जो हो जो उनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हो तो शायद वो अच्छा कर पाएंगे और समावेशन हो पाएगा विद्यालय में। शिक्षा की व्यवस्था में भी सुधार तो झारखंड में काफी सुधार हुआ है, मैंने देखा है और मैंने अनुभव किया। अभी मैंने यूपी के कुछ स्कूलों में मुझे दौरा करने का मौका मिला, इस संदर्भ में मैं गया था। 6-7 स्कूलों को मैंने देखा तो मैंने पाया कि झारखंड में की तुलना में वहाँ अभी जागरूकता कम है और व्यवस्थाएं भी कम है और शिक्षकों में वह बात भी नहीं आ पाई है। टीम तो मैं यहाँ की प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि हम आगे चल रहे हैं और अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि और भी जो कमियां हैं वो भी कर ली जाएगी। बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में बच्चों के सही विकास के लिए उनके लिए पर्याप्त रूप से गतिविधियों का आयोजन भी होना चाहिए जिससे कि उनका खेल के क्षेत्र में या सांस्कृतिक गतिविधि के माध्यम से वो अच्छा कर पाए। इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा नवोदय विद्यालय का और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास मेरे शैक्षणिक जीवन में आए हैं जिसमें कि बच्चा एकदम बिल्कुल नोटोरियस है, जिसको विद्यालय से निकाल देने की तैयारी चल रही है, सारा प्रशासन उसके विरुद्ध में है और लग रहा है कि अब इस बच्चे में कुछ सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी मैं कम से कम 3-4 बच्चे ऐसे मेरे सामने आए जिनको कि मैंने उनके साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके और उनको उनकी रुचि के किसी एक्टिविटी में लगवाया। जैसे एक बच्चा जो था उसको बांसुरी बजाने में लगवाया, एक बच्चा जो था उसको मैंने खेल में थोड़ा पीठ ठोक करके उसको किया, तो ये जाकर के वो बहुत अच्छा करने लगा और बहुत अच्छा खिलाड़ी भी बना। और जिसको विद्यालय से निकाल दिया जाना था वह बच्चा जो अभी बीआरओ में इंस्पेक्टर का काम कर रहा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह से हम बच्चों को अवसर दे करके विभिन्न क्रीड़ा और सांस्कृतिक गतिविधियों में अवसर दे करके हम उनके लिए उनको एकोमोडेट करते हैं
और उनको मौका मिलता है तो उनके व्यक्तित्व के उन पहलुओं को भी सामने आता है, लाता है वह, जो कि छुपा हुआ रहता है, जो कि समाज में हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो गतिविधि, और बाद में वो समाज के लिए भी बहुत अच्छा एक संसाधन बन जाता है। अभी ये जो हमारे मेरे स्कूल के ही संदर्भ में मैं कहूँगा कि स्कूल में मैंने अभियान शुरू किया आज से 5 साल पहले, और इस साल हमारे स्कूल के बच्चों ने वॉलीबॉल में और कबड्डी में पूरे राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पाया। तो अब उनके लिए एक अलग क्षेत्र भी खुल गया है। तो ये क्रीड़ा और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से हम उनको अगर उपलब्ध कराते हैं तो ये भी उनका अधिकार है, और इससे उनको बल मिलेगा। अब ज्यादातर शिक्षकों के पास या परिवार में या समाज में दुर्व्यवहार की घटना होती है, जो कमजोर है शारीरिक रूप से और उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो इन सब के लिए भी और हमें सतर्क रहने की जरूरत है और ध्यान देने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद बच्चों का ये अधिकार है, उसको कैसे हम करेंगे, लागू करना है, इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। अनाथ बच्चों की रक्षा करना, बाल श्रमिकों की सुरक्षा करना, उनके लिए अच्छे साधन उपलब्ध करना, बेचने भगाने पर रोक लगना, यौन शोषण से बचाव, ये बहुत बड़ी समस्या है स्कूलों में, और तो इनके बारे में जानकारी ही देकर के हम इसको मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उड़ान के माध्यम से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और पोक्सो एक्ट की जानकारी भी सभी बच्चों को, अभिभावकों को दी जानी चाहिए, और हम लोगों ने अपने स्कूल में इसके लिए प्रयास किया था, और वह बहुत हद तक सफल भी रहा है। कभी-कभी समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए अभिभावकों की समिति से या हमारी व्यवस्थापक समिति है, या फिर हम लोगों ने गणमान्य व्यक्तियों जो है हमारे आसपास के गाँव के, मेरे विद्यालय में 52 गाँव के बच्चे आते हैं, और उनके साथ संपर्क बना करके लाइजनिंग करके हम उन समस्याओं का समाधान करते रहे। झारखंड के संदर्भ में जो चिंताएं हैं, वह ज्यादातर जो मेरा व्यवहारिक जो क्षेत्र रहा है काम का, उसमें मैंने देखा है कि बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं क्लास 9 में, खास करके 9वां क्लास में जब बच्चे आते हैं 8वां से या 9वां क्लास में, तो वह गार्जियन को लगता है कि उनको कुछ अर्जन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में या पारिवारिक चिंताएं कई बार आती, बहुत सारे हमारे यहाँ मृत्यु दर में भी मैं देखता हूँ कि विभिन्न तरह की शराब पीने की आदतें हैं अभिभावकों में, जिसके चलते मृत्यु बहुत सारी होती। कई बार बच्चे तो अनाथ है, माता पिता दोनों में से कोई नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उनके लिए जीने खाने की समस्या होती है, और खास करके लड़कियों के मामले में उनका शोषण होने लगता है, उनके परिवार के लोग ही शोषण करते हैं। तो हमें इस संदर्भ में, जैसे इसके लिए वो कस्तूरबा विद्यालय का जो खोला गया लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़कों के लिए इस संदर्भ में भी प्रयास किया जाना चाहिए। तो वहाँ पर बाल मजदूर का जो काम है वो भी है, और बाल विवाह जो हो जाता है कम उम्र में, वो भी एक बड़ी समस्या है, और इन सभी समस्याओं को के साथ और नशा जो है वो भी एक बड़ी समस्या है हमारे सामाजिक परिवेश में। इन सभी समस्याओं के साथ हम चल रहे हैं, और नई शिक्षा नीति के लागू होने के संदर्भ में यद्यपि तैयारियां चल रही हैं, हमें यह सोचने की जरूरत होगी कि हम उस नई शिक्षा नीति में प्रावधान तो सारे दिए गए हैं, बहुत अच्छे सब प्रावधान है, और हम लोग नियम कानून भी सब ठीक है, लेकिन उसको व्यवहारिक स्तर पर, जमीन के स्तर पर कैसे लागू किया जाए, कैसे लागू करेंगे, इसके लिए नियम कानून से केवल काम नहीं होगा, इसके लिए परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी, और वह जो है प्रशिक्षण और परिवर्तन को बार बार उसको रिपीट करते करते ही यह लिया जा सकता है, और हमें विद्यालयों तक इसको पहुंचाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैं सेवानिवृत्ति के उपरांत भी मैं लगातार प्रयास में हूँ कि मैं संगठनों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हर विद्यालय तक पहुंचूं, जहां सबसे जो समस्याग्रस्त विद्यालय जो कह सकते हैं हम, वहां पहुंच करके उनके लिए कुछ काम करूं, और उनको प्रेरित करूं, उनको कुछ प्रशिक्षित करूं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए,
कुछ अच्छा जो कुछ हो सकता है वो मैं प्रयास करूँ। तो इस संदर्भ में हम अपनी चिंताओं को और झारखंड के संदर्भ में जो समस्याएँ हैं लागू करने के लिए जो बाल अधिकार को शिक्षा के साथ के नई शिक्षा नीति में संरक्षित और करने के लिए नियमों का प्रावधान तो बहुत अच्छा है, दिया गया है। तो हम सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे और इसके लिए मुझे जो मैं आश्वस्त करता हूँ कि मेरी जो भी हो पाएगा हमसे किया जाएगा। और पुनः मैं अपनी बात को फिर से दोहराते हुए अच्छे भविष्य की कामना के साथ और झारखंड हमारा जो आगे चल रहा है उसको और आगे लेके आएँगे, सारी चिंताओं को से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ, वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूँ। पुनः आभार व्यक्त करता हूँ आपका, आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sharing your thoughts. आगे बढ़ने से पहले मैं सभी अटेंडीज से रिक्वेस्ट करती हूँ कृपया अपने प्रश्न Q&A बॉक्स में डालें. Moving ahead, I would like to introduce Miss Rubina Siddiqui. Rubina ma'am is working in the field of women and children for the last 20 years. She has been the charter member of the Andaman and Nicobar Island UTC PCR. Also, she is associated with NCPCR as a resource person for last 6 years and has experience heading a K-12 school. Rubina ma'am has received the Luminous Alumna Award from the prestigious SNDT College in their centennial